स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल में स्टोरी देखकर के सदा के सामने मौत यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी ट्रेन को बताएंगे दोस्तों। जयपुर यूनिवर्सिटी के बाद अब जेएनयू के अंदर आरएसएस के द्वारा उसके छात्र संगठन ने एक ऐसा प्रोग्राम किया दोस्तों जिसके बाद रावण दहन के टाइम में जोरदार तरीके का बवाल हुआ। बताएंगे कैसे इंडिया गठबंधन के छात्र संगठन और आरएसएस के एबीवीपी के बीच में इस तरीके का भिड़ंत हो गया दोस्तों की कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर आ गए और इसी के साथ में बताएंगे कैसे जूते उछाले गए हैं दोस्तों और जमकर मारपीट भी हुई है, पत्थरबाजी की भी खबर सामने आ रही है। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। बताएंगे कैसे आरएसएस के छात्र संगठन ने मुंह में उंगली डालने की कोशिश की दोस्तों, जिसके बाद इंडिया गठबंधन पार्टी के छात्र संगठनों की ओर से दिया गया जोरदार तरीके का करारा जवाब। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आरएसएस के प्रमुख विजयदशमी का प्रोग्राम कर रहे थे दोस्तों, वहीं पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता पहुंचने की कोशिश करने लगे। फिर बताएंगे आगे क्या हुआ दोस्तों। इसी के साथ में कोलंबिया से राहुल गांधी ने फिर दिया एक ऐसा बयान जिसे लेकर पहले ही उन पर मुकदमा हो चुका है दोस्तों। इसके बावजूद राहुल गांधी ने अपनी बात को रिपीट किया है, दोबारा बोला है दोस्तों। इसी के साथ में राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी को लेकर भी कहां पर नए मुकदमे कराए गए हैं, डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे दोस्तों। और कौन से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है जिन्होंने आरएसएस को एक आतंकवादी संगठन करार दिया है, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि जानबूझकर कॉलेज और विश्वविद्यालय के अंदर आरएसएस की विचारधारा को थोपने की कोशिश की जा रही है, जिसका पुरजोर तरीके से विरोध एकदम सही है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर पिछले कई दिनों से जेएनयू के अंदर नवरात्रि का प्रोग्राम किया जा रहा था दोस्तों, और लगातार प्रोग्राम सफल तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था दोस्तों। लेकिन बीते शाम जब दशहरे का मौका था दोस्तों और रावण दहन को लेकर टाइम आया, वैसे ही बवाल जोरदार तरीके से आगे बढ़ गया दोस्तों। दरअसल हुआ यह कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर रावण का एक पुतला बनाया गया था दोस्तों। इस पुतले में आग लगाने से पहले बवाल इसलिए हो गया क्योंकि पुतले में 10 सिर की जगह कई सारी तस्वीरें लगी हुई थी दोस्तों। इसमें ऐसी तस्वीरें थी जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। इसके बावजूद आरएसएस के छात्र संगठन की ओर से यह तस्वीर लगाई गई थी दोस्तों, लेकिन इसमें दो तस्वीरों को लेकर जोरदार तरीके का बवाल हो गया। एक तस्वीर थी शर्जील इमाम की और दूसरी तस्वीर थी उमर खालिद की दोस्तों। इस पर इंडिया गठबंधन के छात्र संगठनों की ओर से कहा गया कि इसे हटाइए इन तस्वीरों को, क्योंकि इन दोनों छात्रों के ऊपर कोई भी आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, इनके ऊपर केवल ट्रायल चल रहा है और आरोप के लगने मात्र से आप इस तरीके की फोटो लगाकर उनको बदनाम नहीं कर सकते। इस पूरे मामले को लेकर आगे और प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया कि अगर फोटो लगानी है तो रावण के रूप में नाथूराम गोडसे की फोटो लगाओ, उसका तस्वीर लगाओ, उसकी फोटो लगाओ। और आगे कहा गया कि अगर तब भी फोटो कम पड़ रही है तो राम रहीम जो दुष्कर्म के और हत्या के आरोप में दोषी पाया गया है, जेल में बंद है, उसकी फोटो लगा दो। फिर भी आरएसएस का छात्र संगठन नहीं माना दोस्तों और उमर खालिद और शर्जील इमाम की तस्वीर लगाई रखी गई। इस पूरे मामले को लेकर जोरदार तरीके का बवाल देखने को मिला दोस्तों। आपको बता दें कि शाम को लगभग 7 बजे साबरमती टी पॉइंट के पास विसर्जन जुलूस पर हिंसक हमले का आरोप लगाया गया। आरएसएस के छात्र संगठन एबीवीपी ने दावा किया कि पथराव किया गया और गाली गलौज कई छात्र छात्राओं पर हमला किया गया। हालांकि कई सारी तस्वीरों में देखा जा सकता है दोस्तों की इंडिया अलायंस पार्टी के छात्र संगठनों की ओर से ढोल बजाकर विरोध किया जा रहा है दोस्तों, नारे लगाए जा रहे हैं। उमर खालिद और शर्जील इमाम की फोटो हटाने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों, क्योंकि उमर खालिद तो जेएनयू के ही छात्र हैं दोस्तों। ऐसे में बिना किसी सबूत के, बिना किसी आरोप साबित के इस तरीके की फोटो नहीं लगाई जा सकती है। इसके बाद विवाद इतना आगे बढ़ गया दोस्तों की चप्पल उछाले जाने की खबर सामने आई है और पत्थरबाजी की भी खबर सामने आई है दोस्तों। इस हिंसक झड़प को लेकर अलग अलग लोगों की ओर से अलग अलग तरीके के दावे किए जा रहे हैं। कुछ लोगों ने लेफ्ट पार्टियों पर आरोप लगाया है दोस्तों, जबकि लेफ्ट पार्टी की ओर से कहा गया है कि पथराव भाजपा और आरएसएस के छात्र संगठन की ओर से हुआ था। कुल मिलाकर दोस्तों मामले पर जबरदस्त घमासान देखने को मिला और ये बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियो देखने को मिले जहां पर लोग अपने हाथ में जूता लेकर विरोध कर रहे थे। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि आरएसएस अब नए तरीके से जेएनयू पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि आरएसएस से जिस तरीके से प्रोग्राम हो रहे हैं उसे लेकर कहीं ना कहीं जेएनयू में विरोध भी जताया जा रहा है। इसके बावजूद इस तरीके के कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ में एक और बड़ा दावा सामने आया है। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि जेएनयू के जितने भी लेफ्ट संगठन के छात्र हैं, नेता हैं दोस्तों, उन सबको बिहार में बुलाया जा रहा है। लगभग 400 के आसपास वाम मोर्चा के नेता बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार करते दिखाई देंगे, यानी छात्रों से प्रचार प्रसार कराने को लेकर रोड मैप तैयार किया गया है। तो क्या जानबूझकर जेएनयू के अंदर ये पूरा बवाल रचा गया है ताकि वामपंथी मोर्चा के कई सारे लोगों को, जो लोग बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए जाने वाले थे, उनको जेल में बंद किया जाए साजिश करके। कुल मिलाकर काफी गंभीर मामला है दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को
को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शताब्दी वर्ष की शुरुआत का आगाज कर चुका है दोस्तों। ऐसे में नागपुर के अंदर आरएसएस के द्वारा बुलाए गए प्रोग्राम का विरोध करते हुए नागपुर पहुंच गए युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु। आपको बता दें कि नागपुर में इंडियन यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को संविधान की कॉपी देने के लिए सड़कों पर उतरे दोस्तों। यूथ कांग्रेस के नेताओं ने सक्करदार चौक पर प्रदर्शन करते हुए महात्मा गांधी अमर रहे, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाए दोस्तों। प्रदर्शनकारियों ने रेशम बाग स्थित आरएसएस के कार्यालय की ओर मार्च करना शुरू कर दिया दोस्तों। पुलिस ने उन्हें पहले हिरासत में ले लिया, बाद में उनको छोड़ दिया दोस्तों। लेकिन यूथ कांग्रेस के लोगों ने कहा कि वो विरोध करने के लिए जा रहे हैं। वो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को देश का संविधान देना चाहते हैं ताकि उनको बताया जा सके कि देश संविधान से चलेगा, किसी की विचारधारा से नहीं चलेगा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की बात एकदम सही है तो लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भाजपा के द्वारा नियुक्त किए गए उसके प्रवक्ता के द्वारा राहुल गांधी को ऑन टीवी आकर लाइव डिबेट के दौरान जान से मारने की धमकी दी गई दोस्तों। गोली चलाने की धमकी दी गई, यानी गोडसे की विचारधारा का इस्तेमाल करते हुए राहुल गांधी की हत्या करने की साजिश रची गई दोस्तों। और ऑन कैमरा ऐसा बोलकर कहीं ना कहीं राहुल गांधी की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया गया दोस्तों। इस मामले को लेकर किसी गोदी मीडिया ने कोई प्राइम टाइम का डिबेट नहीं किया कि राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है उनकी हत्या की बातें ऑन कैमरा लाइव टीवी चैनल पर बोला जा रहा है। ऐसे में जो बड़ी जानकारी है दोस्तों वो ये कि बीजेपी के प्रवक्ता के द्वारा लाइव डिबेट के दौरान राहुल गांधी को धमकी दिए जाने के मामले को लेकर अब हरियाणा में कई जगह पर शिकायतें दर्ज करवाई गई है। हरियाणा के चरखी दादरी, पानीपत, करनाल और जिंद जिले के अंदर थानों में शिकायतें दर्ज कराई गई है दोस्तों। दादरी सदर पुलिस थाना में कांग्रेस के युवा अध्यक्ष दीपक सांगवान ने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है दोस्तों। यानी भाजपा की सरकार ने तो कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एक्शन लेने के मूड में दिखाई दे रही है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों एकदम सही किया जा रहा है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दक्षिण अमेरिका के देश कोलंबिया में राहुल गांधी मौजूद थे दोस्तों। जहां पर राहुल गांधी के भाषण को लेकर अब वीडियो आने शुरू हो गए हैं। राहुल गांधी ने कोलंबिया में भाषण देते हुए कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, लोकतंत्र में अलग अलग विचारों को जगह होनी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने पूछा कि क्या भारत और चीन अगले 50 वर्षों तक विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। राहुल गांधी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि चीन के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत खुद को दुनिया का नेतृत्व करने वाला मानता है। बता दें कि राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर लगातार तीखा हमला बोला दोस्तों। वोट चोरी का मुद्दा हो, बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया हो या फिर लद्दाख में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का मुद्दा हो, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर कई सारे तीखे सवाल खड़े किए दोस्तों। लेह में पुलिस फायरिंग में मारे गए लोगों में करगिल युद्ध के पूर्व सैनिक का बेटा भी शामिल था दोस्तों। राहुल गांधी ने इन्हीं बातों को लेकर कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, अलग अलग विचारों को जगह मिलनी चाहिए, लेकिन इसके इतर भारत में कुछ और चल रहा है। राहुल गांधी ने कई और बड़े खुलासे किए हैं दोस्तों। आपको बता दें कि राहुल गांधी एकदम प्रैक्टिकल बातें कर रहे थे। ऐसे में राहुल गांधी के बयान को लेकर अब कंगना रनौत भी प्रतिक्रिया दे रही है दोस्तों। मीडिया वाले कंगना रनौत से सवाल पूछते हैं तो कंगना रनौत कहती है कि राहुल गांधी देश की आलोचना कर रहे हैं, देश की बुराई दुनिया में जाकर कर रहे हैं। यानी दोस्तों कंगना रनौत से और आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। राहुल गांधी के द्वारा उठाए जा रहे सवालों का जवाब तो वो दे नहीं पाएंगी, वो केवल हवाई बातें करती है कि इसका अपमान हो गया, उसका सम्मान मिल गया। और वैसे भी राहुल गांधी की बातों को समझने के लिए थोड़ी तो अंडरस्टैंडिंग चाहिए दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि जो ये मानता है कि 2014 में भारत आजाद हुआ है, उससे और क्या उम्मीद भी की जा सकती है, दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता उदित राज ने फिर एक बड़ा बयान दिया है दोस्तों। उन्होंने आरएसएस को लेकर एक ऐसी टिप्पणी की है जिससे आरएसएस में और ज्यादा बवाल देखने को मिलेगा और आरएसएस वाले बौखलाते हुए दिखाई देंगे। दरअसल दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेता उदित राज ने एक टिप्पणी करते हुए मीडिया से बात करते हुए कहा कि आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है और बैन भी लगाने की मांग की गई है दोस्तों। देखते हैं इस पर आरएसएस वालों की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। जो भी जानकारी आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ मुंबई के अंदर जो चोर बाजार है दोस्तों उसका नाम बदलने की मांग करते हुए संजय राउत की ओर से एक टिप्पणी की गई है दोस्तों। संजय राउत ने कहा कि मुंबई के चोर बाजार का नाम बदलकर मोदी बाजार कर देना चाहिए। अब संजय राउत के इस बयान को लेकर भाजपाई भड़केंगे दोस्तों, लेकिन जो संजय राउत बोल रहे हैं कहीं ना कहीं संजय राउत के बयान में जो शब्द यूज किया गया है दोस्तों उसे लेकर भाजपाइयों में जोरदार तरीके की चिढ़ होने वाली है और बीजेपी के लोग इसे लेकर बवाल खड़ा करने की कोशिश करेंगे। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार से खबर सामने आई है, जहां पर विजयदशमी के प्रोग्राम को लेकर नीतीश कुमार बिहार में गए थे दोस्तों। ऐसे में नीतीश कुमार के पटना में हो रहे कार्यक्रम के दौरान अचानक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास
पास में एक शख्स आ जाता है। इस मामले को लेकर सिक्योरिटी ने आनन फानन में कार्रवाई करते हुए व्यक्ति को वहां से हटाया। दोस्तों जनता दल यूनाइटेड ने लालू यादव जी का और भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी जी का एआई वीडियो बनाया दोस्तों, और रावण के रूप में दिखाने की कोशिश की गई, यानी सारी मर्यादा पार करते हुए इस तरीके से चित्रण किया गया है। दोस्तों सोचिए अगर एआई वीडियो कोई मोदी और अमित शाह का इस तरीके का बना दे तो उसको तुरंत जेल में डाल देंगे, लेकिन विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं का खुलेआम इस तरीके का एआई वीडियो बनाकर उनके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सोनम वांगचुक को रिहा करने की मांग को लेकर देश में अलग अलग कोनों के अंदर जोरदार तरीके का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दोस्तों खबर सामने आ रही है अरुणाचल प्रदेश से, जहां पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर सोनम वांगचुक को जल्द से जल्द रिहा करने की मांग को लेकर लोगों ने जोरदार तरीके का आंदोलन किया है। दोस्तों लोगों ने कहा कि सोनम वांगचुक को बिना किसी आरोप सिद्ध हुए जेल में नहीं भेजा जा सकता। वो हमारे देश के लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी देश के लोगों को भला करने के लिए आदिवासी समाज का स्टेटस लद्दाख के लोगों के लिए मांगा जा रहा है, और छठी अनुसूची में नाम दर्ज होगा तो लद्दाख को भी कई सारे फायदे मिलेंगे। सोनम वांगचुक को कोई पर्सनल फायदा नहीं है, बल्कि लोगों को फायदा मिलेगा, और लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए सभी लोग सोनम वांगचुक के साथ धीरे धीरे करके खड़े होते नजर आने लगे हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस मामले को लेकर भी दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के कई सारे नेता अपनी यात्राओं को लेकर लगातार कोई ना कोई कार्यक्रम करते नजर आते हैं। दोस्तों उड़ीसा के अंदर कांग्रेस पार्टी ने 6500 किलोमीटर का पदयात्रा करने का ऐलान किया था। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के ब्रजेंद्र सिंह जो पूर्व सांसद थे दोस्तों, उन्होंने हरियाणा के अंदर पदयात्रा करने का ऐलान किया, और अब अशोक गहलोत भी यात्रा करने जा रहे हैं। आज 3 अक्टूबर को उनका सामोद के अंदर यात्रा होने वाली है दोस्तों, जहां पर जयपुर जिला देहात कांग्रेस के सेवा दल के द्वारा आयोजित 3 दिवसीय जिला प्रशिक्षण शिविर में उद्घाटन ब्रिज रिसोर्ट के पास पहुंचेंगे दोस्तों, और कार्यक्रम में शामिल होंगे। यात्रा को लेकर पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है दोस्तों। आपको बता दें कि अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है राजस्थान में, उनको भी अब पार्टी को मजबूत करने के लिए, संगठन के विस्तार के लिए काम पर लग जाना चाहिए, और राहुल गांधी ने जो काम दिया है दोस्तों उस पर कहीं ना कहीं तत्परता दिखाते हुए सारे नेता धीरे धीरे करके मैदान में उतरने लगे हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताइए अगर आप भी मानते हैं कि अगर ऐसा ही कांग्रेस पार्टी के संगठन का विस्तार होता रहा और नेता यात्रा पर निकलते रहे तो कहीं ना कहीं पार्टी की विचारधारा लोगों तक आसानी से पहुंचेगी दोस्तों। इसी के साथ में बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी ने जनता दल यूनाइटेड का बड़ा विकेट गिराया है दोस्तों। खबर खगड़िया से सामने आई है, जहां पर बिहार के खगड़िया के परबत्ता से विधायक डॉक्टर संजीव कुमार जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल का दामन थामने जा रहे हैं। 3 अक्टूबर यानी आज आरजेडी में शामिल होने को लेकर खबर दी गई है दोस्तों। बताया गया है कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की मौजूदगी में संजीव कुमार जनता दल यूनाइटेड की विधायकी और जनता दल यूनाइटेड के सारे बड़े पोस्ट से इस्तीफा देकर आरजेडी में शामिल हो जाएंगे। पिछली बार जब वो चुनाव लड़े थे दोस्तों तो उनको 900 के आसपास वोटों से जीत मिला था दोस्तों, तब दूसरे नंबर पर आरजेडी का उम्मीदवार था। इस बार संजीव कुमार को टिकट देकर आरजेडी मैदान में उतारेगी तो ये सीट इंडिया गठबंधन के लिए लगभग फिक्स मानी जाएगी दोस्तों। आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं लिखेगा जरूर, क्योंकि ये वही संजीव कुमार है दोस्तों जिन पर आरोप लगा था कि जब 2024 में नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को धोखा देकर बीजेपी के साथ बिहार में सरकार बनाई, तब डॉक्टर संजीव कुमार ने विधायक होते हुए कई सारे अपने विधायकों को तोड़ने की कोशिश की, यानी जेडीयू के विधायकों को साथ में लाकर आरजेडी और इंडिया अलायंस का सपोर्ट करने के लिए तैयार किया गया दोस्तों। इसके बाद राज्य की इकोनॉमिक ऑफेंस की टीम इनके पीछे लगा दी गई दोस्तों, इनको जेल में बंद करने की भी कोशिश की गई, लेकिन अभी ये आरजेडी के साथ चले गए हैं तो चुनाव में जीतेंगे दोस्तों। तो इनका कद और ज्यादा बढ़ जाएगा, बड़े भूमिहार नेता के तौर पर जाने जाते हैं। दो शब्द जरूर लिखेगा दोस्तों, इस मामले को लेकर भी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में पोस्टर वॉर अक्सर सियासत का केंद्र रहता है दोस्तों। सूबे के आजमगढ़ के अंदर एक पोस्टर फिर से सामने आया है। आजमगढ़ में लगे इस पोस्टर में लिखा हुआ है कि ग्राम सभा डुगडुगवा के लोगों को सांसद विधायकों की तलाश है। खास बात यह है कि पोस्टर समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लगा दिया गया है दोस्तों। अब इस पोस्टर को लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। दरअसल आजमगढ़ के जिले के लोग दशहरे का मेला देखने के लिए शहर का रुख कर रहे थे, तो मेले स्थल पर पहुंचने से पहले सांसद विधायक के गायब होने का होर्डिंग देखकर हैरान हो गए दोस्तों। धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, जिन्हें लेकर विपक्ष के द्वारा यह पोस्टर लगाया गया है और कोशिश की जा रही है कि लोगों के बीच में मैसेज दिया जाए कि सांसद यहां से गायब चल रहे हैं, और इसीलिए दोस्तों ये हरकतें की गई है। आप लोग जानते हैं कौन सी पार्टी के लोगों ने ऐसा किया होगा, क्योंकि अपने सांसद तो उनके क्षेत्र में दिखाई देते नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखते हैं क्या समाजवादी पार्टी के सांसद इस पर जवाब देंगे दोस्तों। पिछली बार जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तब भी 10 की 10 समाजवादी पार्टी सीटें आजमगढ़ के अंदर जीत गई थी दोस्तों, तो बीजेपी का कुछ अता
पता होता नहीं है आजमगढ़ में, इसीलिए भाजपा के लोग कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ माहौल बनाया जाए, धर्मेंद्र यादव को लेकर एक नाराजगी लोगों में फैलाई जाए। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर अब चुनाव टालने को लेकर बड़ी अपडेट है। दोस्तों आपको बता दें कि 2027 से पहले 2026 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट है। पिछड़ा वर्ग के आरक्षण संबंधित संस्तुति के लिए समर्पित आयोग का गठन नहीं होने से निर्धारित समय पर चुनाव न होने का आसार दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस आयोग ने अगर भविष्य में अपनी सिफारिश देने में 6 माह का समय मांग लिया तो चुनाव में देरी हो सकती है। तय समय पर यूपी के पंचायत चुनाव नहीं हो पाएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने को लेकर तैयारियां चल रही है, लेकिन तैयारियों में आरक्षण को लेकर, खासकर पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर फिर से पेच फंसता दिखाई देने लगा है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर। दोस्तों क्यों बीजेपी के लोग चुनाव कराने से कन्नी काटते हुए नजर आते हैं और ज्यादातर राज्यों में आप देखेंगे तो इसी तरीके का मुद्दा रहता है। अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र के अंदर भी ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर ही पेच फंस रहा था। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने विजयदशमी के मौके पर बीते दिन अपने संसदीय क्षेत्र जोरहाट में लोगों से मुलाकात की है। दोस्तों संसदीय क्षेत्र भी है उनका और विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए लगातार कार्यक्रम करते हुए लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। तो अपने संसदीय क्षेत्र में विजयदशमी के मौके पर मौजूद थे और इसमें खासकर महिलाओं से बातचीत की गई है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी असम के चुनाव में महिलाओं की बड़ी भूमिका देखती है और बीजेपी जिस तरीके से असम में सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है, दोस्तों भाजपा के मुख्यमंत्री उलजुलुल बयान दे रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी मुद्दे आधारित चुनाव करने को लेकर दावा कर रही है और यही बड़ा कारण है कि पार्टी को महिलाओं के की बात जाननी पड़ेगी। दोस्तों महिलाएं किस आधार पर वोट डालेंगी ये पार्टी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जानना और इसीलिए महिलाओं को लेकर कुछ बड़े वादे पार्टी असम के चुनाव के मद्देनजर कर सकती है। जो भी जानकारी असम के विधानसभा चुनाव के मामले को लेकर और भी सामने आएगा दोस्तों आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ में उड़ीसा में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भक्तचरण दास अपनी यात्रा के दौरान लोगों से मिल रहे हैं। दोस्तों उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। 6500 किलोमीटर की ये यात्रा निकल रही है और बीजू जनता दल को उड़ीसा की राजनीति में टाटा अलविदा बाय बोलकर उड़ीसा में कांग्रेस पार्टी बीजू जनता दल का स्थान ले रही है और इसीलिए लगातार सभाएं चल रही है। दोस्तों लोगों से संपर्क साधा जा रहा है। उड़ीसा में कांग्रेस पार्टी अगर उड़ीसा में बीजू जनता दल को रिप्लेस कर दे दोस्तों तो पार्टी के लिए बड़ी सफलता मानी जाएगी और राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी भी अपने लोगों को उड़ीसा भेजकर कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने समर्थन में जुटाया जाए। दो शब्द जरूर लिखेगा इस पूरे मामले को लेकर दोस्तों उड़ीसा के अभियान को लेकर। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जिसमें कुछ दिनों पहले केरल के विधानसभा में एसआईआर को लेकर जोरदार विरोध करते हुए एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाले केरल के मुख्यमंत्री पिनरे विजयन की ओर से अमित शाह को एक पत्र लिखा गया है। दोस्तों आपको बता दें कि अमित शाह को लिखे गए पत्र में बताया गया है कि दिल्ली के अंदर 2 केरल के छात्रों को दिल्ली पुलिस ने प्रताड़ित किया है। उनके साथ मारपीट की गई है क्योंकि वे लोग केरल की मलयालम भाषा बोल रहे थे। उनको हिंदी बोलने के लिए मजबूर किया गया और मारपीट किया गया। इस पूरे मामले को लेकर पिनरे विजयन ने कहा कि मैं गृह मंत्री को लेटर लिखकर बोलना चाहता हूं कि गृह मंत्री इस मामले को लेकर भारत की संस्कृति और भारत की भाषीय विविधता को बचाने के लिए हाई लेवल की इन्वेस्टिगेशन करवाए और सख्त से सख्त सजा उन लोगों के लिए सुनिश्चित करे जिन्होंने इस पूरे मामले को अंजाम दिया है और भारत की एकता पर आघात पहुंचाने की कोशिश की है। केरल के लोग दिल्ली में रहते हैं दोस्तों, कई सारे लोग रहते हैं, लेकिन इस तरीके से हिंदी बुलवाने के लिए मजबूर करना कहीं ना कहीं एकदम घोर निंदनीय मामला है और जो मांग उठाई गई है पिनरे विजयन की ओर से एकदम सही है। तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। और क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले पर कोई इन्वेस्टिगेशन कराएंगे अमित शाह या फिर मामले को दबाने की कोशिश करेंगे, ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश करेंगे? उन दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस वालों के खिलाफ जिन्होंने प्रताड़ित ना दी है दोस्तों, प्रताड़ित किया है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर लोह पुरुष सरदार पटेल ने एक बार कहा था कि आरएसएस के सांप्रदायिक भाषण देश में जहर घोलते हैं, उसका अंतिम नतीजा महात्मा गांधी की शहादत से चुकाना पड़ा। आगे बोलते हैं सरदार पटेल की मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आरएसएस और हिंदू महासभा ने ऐसी परिस्थितियां देश में उत्पन्न की है जिसके कारण महात्मा गांधी की हत्या हुई है। यानी महात्मा गांधी की हत्या करने के पीछे आरएसएस का डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट हाथ जरूर है दोस्तों। और ये बात कोई और नहीं बल्कि सरदार पटेल बोल रहे हैं, क्योंकि माहौल जिस तरीके का बनाया गया, सरदार पटेल ने बताया कि उसी माहौल के कारण देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। अगर आप भी मानते हैं कि इस मुद्दे पर बीजेपी के लोग चाहे जितना भी आरएसएस और हिंदू महासभा को बचाने की कोशिश करें, लेकिन इतिहास को तो बदल नहीं सकते।
इतिहास में महात्मा गांधी जी की हत्या के आरोपी अगर किसी को माना जाएगा दोस्तों, तो उन विचारधारा वाले लोगों को माना जाएगा जिन्होंने महात्मा गांधी को लेकर हर तरीके के षड्यंत्र अपनाए, हर तरीके से उनको बदनाम करने की कोशिश की और लोगों के मन में एक संगठन के तौर पर महात्मा गांधी के खिलाफ नफरत भरी गई दोस्तों, जिसका नतीजा हुआ कि महात्मा गांधी जी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर इलेक्शन कमीशन ने फाइनल वोटर लिस्ट का जिलेवार डेटा जारी किया है दोस्तों। दैनिक भास्कर ने इसका विधानसभा वार एनालिसिस तैयार किया है। कुल 243 सीटों में से 221 सीटों का डेटा उपलब्ध हुआ है दोस्तों, जिसमें से 22 सीटों का डेटा उपलब्ध नहीं हुआ। 22 सीटों में से 10 सीटें एनडीए अलायंस के द्वारा जीती हुई सीटें हैं, बाकी 12 महागठबंधन की सीटें हैं। जो आंकड़े दिए गए हैं दोस्तों वो काफी ज्यादा दिलचस्प है। आपको बता दें कि बताया गया कि एसआईआर की फाइनल लिस्ट में कई विधानसभा के अंदर वोटरों के लिस्ट से नाम काटे गए हैं दोस्तों। ऐसे में सबसे ज्यादा बीजेपी की 33 सीटों पर वोटर घटे हैं। आरजेडी वाली सीटों पर 28 सीटों पर वोटर घटे हैं दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के जीते हुए 8 सीटों पर वोटर कुल मिलाकर घटे हैं और बीजेपी के 33 सीटों पर वोटर घटे हैं दोस्तों। और जनता दल यूनाइटेड के 16 सीटों पर वोटर घटे हैं। लेफ्ट के 8 सीटों पर वोटर घटे हैं। इसी तरीके से आरजेडी की जीती हुई 41 सीटों पर वोटर की संख्या बढ़ी है दोस्तों। बीजेपी की 32 जीती हुई सीटों पर वोटर की संख्या बढ़ी है। लेफ्ट के 5 सीटें जहां पर वो जीते थे वहां पर वोटर की संख्या बढ़ी है दोस्तों। जनता दल यूनाइटेड के 26 सीटों पर जहां पर वो पिछली बार जीते थे वोटर की संख्या बढ़ाई गई है। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या अपनी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। क्या आप इसे एक गंभीर मामले के तौर पर देखते हैं? लिखेगा जरूर। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।